हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। द्रव्य संबद्ध विकृतियों के कारण। द्रव्य संबद्ध विकृतियों के बारे में इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। सब्सटेंस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें कई तरह के विकृतियों के बारे में बताया गया है, जैसे मद्यपानता, निकोटीन और इसके अलावा जो शामक, निद्राजनक, चिंता विरोधी विकृति हैं वो द्रव्य संबद्ध विकृतियों के अंतर्गत आती हैं। आज हम बात करेंगे इन विकृतियों के कारण क्या क्या हैं। तो कारणों की अगर हम बात करें तो इसके 4 मुख्य कारण हैं: जैविक कारण, मनोगतिकी कारण, व्यवहार परक विचारधारा और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सबसे पहले जैविक विचारधारा के बारे में बात करेंगे। कैंडलर और उसके सहयोगियों ने और गोल्डस्टीन ने 1994 में अध्ययन किए, जिनसे ये पता चला कि व्यक्ति में द्रव्य या औषधि दुरुपयोग और निर्भरता के प्रति आनुवंशिक कारण हो सकते हैं। ये देखा इस संबंध में अनेक आइडेंटिकल ट्विंस, समयमज और भ्रातृयमज के ऊपर अध्ययन किया गया। उसमें ये देखा गया कि जो आइडेंटिकल ट्विंस थे, जो समयमज थे, उनमें अगर एक बच्चे को द्रव्य संबद्ध विकृति होती है तो दूसरे को भी ये विकृति होने की संभावना रहती है। इसी तरह से हाल ही में जीन मैपिंग प्रविधि, जीन मैपिंग टेक्निक के द्वारा भी कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि औषधि दुरुपयोग और औषधि निर्भरता में आनुवंशिक कारकों की भूमिका होती है। ये जो नवीन टेक्निक है जीन मैपिंग की, इसमें अनुसंधानकर्ता उन जीन्स की पहचान करते हैं जो विभिन्न विशेषताओं एवं विकृतियों से संबद्ध होते हैं। तो इस विधि का उपयोग करते हुए अनुसंधानकर्ता असामान्य जीन्स और द्रव्य संबद्ध विकृति में संबंध की खोज करते हैं। कुछ ऐसे भी अध्ययन किए गए हैं जिनमें औषधि सहनशीलता और औषधि निर्भरता के उत्पन्न होने में विशेष तरह की जैविक प्रक्रिया भी होते पाई गई है। गोल्डस्टीन ने 1994 के अध्ययनों में ये देखा कि विशेष तरह की औषधि लेने से व्यक्ति का मस्तिष्क विशेष तरह का न्यूरोट्रांसमीटर, जो सामान्यतः दर्द को कम करने में, व्यक्ति में नींद लाने, मनोदशा एवं सतर्कता के स्तर को परिवर्तित करने में मदद करता है, उसको कम करता है। तो ये जैविक कारण कुछ बताए गए हैं द्रव्य संबद्ध विकृतियों के। दूसरी जो विचारधारा है वो है मनोगतिकी विचारधारा, साइकोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मनोगति की विचारधारा में द्रव्य संबद्ध विकृतियों की व्याख्या निर्भरता आवश्यकता के रूप में की गई है। एबार्डी, वार्ड और शेडलर तथा ब्लॉक ने अध्ययन किए और उन्होंने देखा कि जब बाल्यावस्था में बच्चे की परिपोषण आवश्यकता की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पाती है तो ऐसी अवस्था में बच्चे पूरी जिंदगी समर्थन, मदद, आराम पाने के लिए दूसरों पर निर्भरता दिखाते हैं ताकि उस परिपोषण आवश्यकता की पूर्ति की जाए जिसे वे एक बच्चे के रूप में अपने माता पिता से पूरा नहीं कर पाए थे। अगर समर्थन पाने का यह स्रोत आधार औषधि लेने के रूप में हुआ तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति औषधि पर निर्भरता विकसित कर लेता है। इसको मनोगति की विचारधारा कहा गया है। तीसरी जो विचारधारा है वो है व्यवहार परक विचारधारा। व्यवहार परक विचारधारा के अनुसार औषधि लेने का पुनर्बलित प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, क्योंकि औषधि लेने से व्यक्ति अपने में तनाव में कमी, सुख का आभास, जोश में वृद्धि आदि का अनुभव करता है। इस तरह के प्रभाव से उत्साहित होकर व्यक्ति औषधि या विशेष द्रव्य को और भी अधिक लेना प्रारंभ कर देता है
और वह ऐसा खासकर के तनाव की परिस्थिति में अधिक करता है। क्लार्क और सैयेटी और स्टीली ने अपने अध्ययन में यह देखा कि इस प्रकार के जो रोगी होते हैं वो तनावग्रस्त परिस्थिति में औषधियों का प्रयोग अधिक करते हैं। इसी प्रकार से यंग, हर्लिंग और मार्लट ने मानव एवं पशुओं पर अध्ययन करके पाया कि जब वे तनावपूर्ण परिस्थिति में होते हैं तो वे अल्कोहल का उपयोग अधिक करते हैं। कुछ व्यवहारपरक सिद्धांतवादियों का कहना है कि जब लोग तनावग्रस्त एवं घबरा जाते हैं तो वे अपने आप को सामान्य बनाने के लिए औषधि का उपयोग अधिक करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि यह दावा सही है तो वैसे लोग जिनमें चिंता, विषाद, क्रोध का स्तर अधिक ऊंचा होता है उनमें औषध दुरुपयोग और निर्भरता अधिक होनी चाहिए। इस तरह से यह भी देखा गया है कि औषधि प्रारंभ में तो व्यक्ति में तनाव एवं चिंता को कम करके उसमें सुख की अनुभूति उत्पन्न करती है, परंतु बाद में जब वह इसका उपयोग अधिक मात्रा में करता है तो तस्वीर के ठीक विपरीत हो जाता है और व्यक्ति अधिक चिंतित, विषादी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके बावजूद भी वे औषध का उपयोग जारी रखते हैं। कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जैसे रिचर्ड सोलोमन ने विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मानव मस्तिष्क की संरचना ऐसी होती है कि सुखद संवेग जैसे औषधि लेने से उत्पन्न सुख की अनुभूति इसका विरोधी प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण व्यक्ति में पहले की तुलना में अधिक दुखद अनुभूति होती है। जो लोग सुख की अनुभूति उत्पन्न करने वाली औषधि लेते रहते हैं उनमें उसका नकारात्मक आफ्टर इफेक्ट देखने को भी मिलता है। तो इस तरह से व्यवहार परक विचारधारा का ये मत है। चौथी जो विचारधारा है वो है सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा या सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि वैसे व्यक्तियों में औषधि दुरुपयोग या निर्भरता अधिक विकसित होती है जिनके समाज का स्वरूप ऐसा होता है कि जो प्रतिबल या तनाव अधिक उत्पन्न करता है। मतलब उन्होंने द्रव्य उपयोग को समाज और संस्कृति से जोड़कर देखा है, जिसके कारण परिवार के सदस्यों द्वारा औषधि लेने के व्यवहार को मूल्यवान समझा जाता है या फिर उसका आदर किया जाता है। कई समाज ऐसे हैं जहाँ पे कि मद्यपान का उपयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से ये समर्थन इस सिद्धांत को प्राप्त हुआ है। यह भी देखा गया है कि अमेरिका के उन क्षेत्रों में जहाँ पर लोगों की दिन प्रतिदिन की जिंदगी कई कारणों से तनावग्रस्त होती है, उनमें मद्यपानता का दर अधिक ऊंचा होता है। उसी तरह से बेकन ने 1973 में अध्ययन किया और देखा कि शिकार करने वाले समाज के सदस्यों में जिनमें खतरा, अनिश्चितता, तनाव तुलनात्मक रूप से खेती एवं कृषि पर निर्भर रहने वाले समाज के सदस्यों की तुलना में अधिक होती है। मद्यपानता का दर अधिक ऊंचा होता है। इसी तरह से स्मिथ और उसके सहयोगियों ने भी अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट किया कि निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों में द्रव्य दुरुपयोग का दर और मद्यपानता का दर बहुत अधिक होता है। इसी तरह से कुछ अध्ययनों में ये देखा गया कि जो लोग तनावपूर्ण वातावरण में रहते हैं उनमें हीरोइन जो एक नशीला पदार्थ है उसकी आदत बहुत अधिक पाई गई। कुछ अध्ययन ऐसे भी हुए हैं जिनमें इस बात को बल मिलता है कि पारिवारिक मनोवृत्ति तथा कार्य करने का ढंग भी द्रव्य दुरुपयोग में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि उन किशोरों में जिनके माता पिता और साथी संगी अल्कोहल पीते हैं उनमें मद्यपानता अधिक देखी गई। साथ ही साथ वैसे किशोरों में भी मद्यपानता अधिक देखी गई जिनका पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण और जिनको परिवार का समर्थन नहीं था।
इसी तरह से अपने अध्ययन में मैकार्ड ने ये देखा कि यहूदी और प्रोटेस्टेंट जाति के लोगों में मद्यपानता की दर कम पाई गई, जिसका मुख्य कारण यह था कि इन धार्मिक समूहों से में मद्यपानता की सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। मतलब कितने ही मात्रा तक मद्यपान करना चाहिए ये स्पष्ट होता है, तथा उन्मादन होने की सीमा तक मद्यपान करना सामाजिक रूप से बहिष्कृत माना जाता है। समाज उसको स्वीकार नहीं करता है कि यदि कोई व्यक्ति एक सीमा से अधिक मद्यपान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्रव्य संबद्ध विकृति के कई कारण देखे गए हैं और इनमें प्रथम 3 जो विचारधाराएं हैं उनको तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बताया गया है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि द्रव्य संबद्ध विकृतियों के कौन कौन से कारण हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि द्रव्य संबद्ध विकृतियों का उपचार करने की कौन कौन सी टेक्निक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।